Hello everyone, welcome to iQuanta. I am Anmol Sai. I am a faculty at iQuanta. So I got a rank of 39 in CLAT 2022 and currently I'm a third year student at the National Law School of India, University, Bangalore. So today the topic for discussion is how to increase attempts in the current affairs section, right? This is a common problem that students often face, that current affairs marks कैसे बढ़ाएं, right? And the best solution is that to increase attempts, because आप attempt ही नहीं करते हो and आप expect करते हो कि number कैसे बढ़ाएं, right? So today हम यही discuss करने वाले हैं, right? So let's begin. So the first thing that we should discuss here is that you should not read the passage, ठीक है? So आप ये बोलोगे कि ये क्या बोल रहा आप, right? So reading the passage in all the four sections, that is English, legal, logical and maths, is very important, right? But यहाँ पे it is not important. क्यों? क्योंकि अगर आप 120 मिनट को डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास जीके के लिए सबसे लीस्ट टाइम होता है, ठीक है? मैथ्स में फिर भी आप 10 से 15 मिनट देते हो, बट यहाँ पे यू हैव द लीस्ट टाइम. यू हैव barely 8 to 10 minutes to cover all the 30 questions that you have to, right? So यहाँ मेरा पहला टिप जो होगा, जो आपको इंक्रीज, आपको अटेम्प्ट्स बढ़ानी है. देखो, अटेम्प्ट्स बढ़ाने का सिंपल तरीका है कि टाइम आपको कम लगना चाहिए, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है आपके पास, तो अटेम्प्ट्स कहाँ से बढ़ाओगे, राइट? सो you don't have to read the passage. You don't have to read. So now you'll ask कि passages are useless और passage की importance क्या है? Yes, they are technically useless. They are only important ताकि आप topic को identify कर पाओ, right? Topic identification, that's it. तो basically आपका अप्रोच ये होना चाहिए, यू रीड द पैसेज, जस्ट द हेडिंग एंड जितना भी आप लाइंस पढ़ सको, 1 से 2 लाइन, ताकि वो टॉपिक पता चल जाए. अच्छा, ये है, ये मतलब कोविड के ऊपर है, ये आपका 2+2 डायलॉग के ऊपर है, ये आपका इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर है. तो यू जस्ट रीड द पैसेज, बस 2 लाइन्स, दैट्स इट. यहाँ पे ऐसे आरसी वगैरह में पूरा पढ़ते हो, यहाँ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, राइट? ओके, दिस इज द फर्स्ट टिप. सेकेंड टिप इज सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द एक्लेक्टिक टॉपिक्स. सो एक्लेक्टिक का मतलब यहाँ पे क्या है? सो एक्लेक्टिक मीन्स डाइवर्स, राइट? सो अगर आप देखोगे क्लैट में there are 7 to 8 topics, 6 to 7 topics that are asked. So अगर 30 questions को आप डिवाइड करो तो उसमें 6 to 7 topics वो पूछ लेते हैं, right? Now here you have to have a knowledge of a broad range of topics. अगर मैं बात करूँ आपकी जनवरी से लेकर नवंबर तक, so it's about 11 months. So you have almost 200-300 topics, right? 200 topics मान लेते हैं, ठीक है? हर महीने के अगर मैं 20 से 25 से जोड़ूं तब 200-250 टॉपिक्स बनेंगे, राइट? सो यहाँ पे आपको थीम वाइज डिवीजन करनी है. अपना नोट्स खुद से बनाओ पहला तो ये, एंड थीम वाइज डिवीजन करो. फॉर एग्जांपल ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का टॉपिक है, या आपका एक्सटर्नल रिलेशन के ऊपर है, या आपका गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर है, ठीक है? ये आपका एनवायरनमेंट के ऊपर है, या आपका फॉर एग्जांपल कोई मतलब प्राइज विनर्स के बारे में है, तो आपको नोबेल प्राइज के बारे में. तो ये आप डिवीजन करो कॉपी में. एंड फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ टॉपिक लाइक इलेक्टोरल बॉन्ड्स, राइट? अगर मैं एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का टॉपिक लूँ, ठीक है? सो मुझे अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स कवर करना है तो मैं पहले अभी ये कवर करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है दैट इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेचर. अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेचर विथ रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एज वेल, ठीक है? सो आपको पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स से बेसिकली ये था कि आप जब किसी को फंड करते हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हो, तो वो आपकी जो आइडेंटिटी है वो एनोनिमस रहती है. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर आपको पता ही नहीं होगा एज अ वोटर, ठीक है? आई एम अ वोटर, राइट? आई हैव अ राइट टू वोट. सो अगर मुझे एज अ वोटर पता ही नहीं है कि किस पार्टी को कितने पैसे जा रहे हैं, तो मेरा जो चॉइस होगा कि मुझे इसको वोट देना है, वो कभी सही नहीं हो पाएगा, राइट? आई वुड नॉट हैव द राइट नॉलेज टू चूज अ पर्टिकुलर कैंडिडेट. सो उसके लिए मुझे उस नॉलेज की, आई हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन, आई हैव द राइट टू नो, ठीक है? सो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का होल कंसेप्ट है, जो 2017 में जो स्कीम आई थी, 17-18 आप बोल लो, जो स्कीम आई थी, दिस वाज इन सो दिस वाज बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. नाउ अगर मैं ये पहले कवर कर लूँ, ठीक है, देन आई विल कवर द टॉपिक ऑफ आर्टिकल 19. क्या होता है भाई आर्टिकल 19? आर्टिकल 19(1) क्या होता है? दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट होता है, जो कि रीजनेबल, ये होता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, राइट?
देन आर्टिकल 2(1) भी इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ओके, देन यू कवर द प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा टेस्ट यूज करके ये बोला है कि ये जो होल स्कीम है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर. देन यू नीड टू नो अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स. भाई जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसी को तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना. पहला तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स कब आया था, पहला तो ये इंपॉर्टेंट है. कौन से फाइनेंस बिल में आया था, ठीक है, एंड क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस वाज इंट्रोड्यूस एज अ मनी बिल. आपको पता होगा दिस वाज इंट्रोड्यूस एज अ मनी बिल. एंड मनी बिल का होल कंसेप्ट है कि आपको लोकसभा में आप जब पास करते हो, राज्यसभा में पास करने जस्ट अ फॉर्मेलिटी. नॉर्मल बिल्स में आपको लोकसभा में पास करना पड़ता है, राज्यसभा में भी पास करना पड़ता है, बट यहाँ पे मनी बिल्स में लोकसभा एज एन अपर हैंड, तो आपको राज्यसभा की कोई वहाँ पे औकात ही नहीं बनती, राइट. सो मनी बिल अगर आप इजीली पास कर लो तो लोकसभा, अगर आपको पता होगा कि रूलिंग गवर्नमेंट का ही होता है, क्योंकि एमपीज जितने भी होते हैं मेजॉरिटी होती है, राइट. तो लोकसभा में आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है एंड राज्यसभा में आपकी इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है. तो यहाँ पे आप इजीली पास करा सकते हो. तो मनी बिल के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इजी पास हो गया एंड ताकि ऑपोजिशन को कोई दिक्कत भी ना होती है, ठीक है. सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाज पास्ड. देयरफॉर ये आपको पता होना चाहिए कि होल कंसेप्ट क्या है मनी बिल का एज वेल, ठीक है. ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है. देन यू शुड नो अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी. देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बस यही होता है कि आपको आपकी जो कोड ऑफ कंडक्ट होती है ड्यूरिंग इलेक्शंस, बिफोर इलेक्शंस एंड आफ्टर इलेक्शंस, कि आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अपील नहीं कर सकते. आप अपना जो आप कभी फॉर एग्जांपल वोट खरीद नहीं सकते, यू कांट डू करप्शन ऑल, राइट. सो ये आपकी कोड ऑफ कंडक्ट में होती है. तो आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पता होना चाहिए क्या होता है. देन यू शुड नो अबाउट इलेक्शन कमीशन, the ECI, Election Commission of India. This is a constitutional body under Article 324. ठीक है. So Article 324 आपको बताना चाहिए कि ये क्या होता है. Then you should also know about elections in India. Elections कब हुई थी पहली बार, Elections in India, ठीक है, 1951, 1952 the first general elections. तो ये आपको पता होना चाहिए. Then you should lastly know कि इंडिया में कौन से प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं अभी तक, राइट. ये भी पता होना चाहिए कौन से गवर्नमेंट्स डिफरेंट, बस एक जनरल नॉलेज. एंड लास्टली आपको ये पता होना चाहिए कि ECI का अभी ये कौन है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है. तो एज यू मस्ट नो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड प्लस सो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, राइट. सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर. सो ये पूरा ब्रॉडर टॉपिक होता है. नाउ इसको आप अलग अलग टॉपिक मत पढ़ो कि इलेक्शन कमीशन को अलग से पढ़ लिया, इसको अलग से पढ़ लिया. इसको एक ही जगह कंपाइल करो ताकि यू हैव अ सेट ऑफ टॉपिक्स विद इन वन हेड. इसीलिए आप जब कोई भी टॉपिक देखते हो यू विल बी एबल टू रिलेट. अच्छा ये टॉपिक इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है. आप जब बहुत ज्यादा मतलब वास्टली पढ़ोगे, चीजें आपको वास्ट पढ़नी है, बट उसको एक स्ट्रक्चराइज मैनर में रखना बहुत जरूरी है, राइट. ओके, दिस इज इट. देन इंटरलिंकिंग बेसिकली यही था कि यू इंटरलिंक द टॉपिक्स एंड कवर इट अंडर वन हेड. देन द थर्ड इज थॉरो रिवीजन. देखो रिवीजन हमारे मम्मी पापा हमेशा बोलते रहते थे यार रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या ये असली में इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली है. आप कभी ये सोचो कि आप बस टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हो, आपको फोमो हो रहा है, राइट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मुझे ये भी पढ़ना है, मेरे दोस्त ने ये बोल दिया, ये भी मुझे पढ़ना है. तो आप 100 टॉपिक्स 1000 टॉपिक्स पढ़ लो, आपके पास 1000-2000 पेज हैं नोट्स के. आपको ये भी समझना पड़ेगा आप अभी मॉक्स के लिए तो रिवीजन कर रहे हो, नहीं कर पा रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आप क्लैट के एक दिन पहले, जब भी एग्जाम है आपका, आप एक दिन पहले 1000 पेज पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते. अगर आपने जिंदगी में 1000 पेज नहीं पढ़ा तो एक दिन पहले क्या पढ़ोगे? पहली बात तो ये. तो फर्स्टली ये चीज है कि अपने नोट्स को ऐसे पिछले साइड में मैं बोला स्ट्रक्चराइज रखना है. देन यू हैव टू रिवाइज इट बिफोर एवरी मॉक एंड बिफोर क्लैट ऑल्सो. एंड मॉक इज इक्वल टू क्लैट. आप पहली बात ये भी दिक्कत होती है कि मॉक और क्लैट को बहुत सेपरेट रख देते हो. वो आपका शादी का दिन नहीं है कि आप सूट उठा के पहन के जा रहे हो एंड कोई वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. जस्ट आप जैसे मॉक देते हो वैसे ही आपको क्लैट देना है. एंड रिविजन बिफोर एवरी मॉक इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल आप संडे को 2 बजे मॉक देते हो, राइट, तो आपको बेसिकली सैटरडे का पूरा दिन एंड संडे फर्स्ट हाफ आप मेजरली जीके रिवीजन करोगे. जीके की सिलेबस बहुत ज्यादा है, मार्क्स वो भी 30 देता है, बट अगर 30 में आपने अगर कहीं भी 25 स्कोर कर लिया, 26 स्कोर कर लिया, दैट्स योर गेम भाई, यू विल गेट इनटू एनालिसिस फॉर श्योर. ठीक है. सो दिस इज द आइडिया. सो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट. एंड कैसे रिवीजन करनी है? देखो सिंपल सा बात है कि एक बार तो आपने मॉक के पहले रिवीजन किया, देन मॉक हो ना हो आपको फॉर एग्जाम्पल आज एक टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल इलेक्टोरल बॉन्ड्स मैंने पढ़ा, तो मैं कैसे करूंगा, मैं 24 घंटे बाद इसको रिवीजन करूंगा एक बार.
ठीक है, आप बस सैटरडे को पढ़ने से नहीं होगा, आपको याद नहीं आ जाएंगी। तो 24 घंटे के बाद आप फिर 3 दिन बाद पढ़ोगे इसको, देन यू विल कवर बिफोर एवरी मॉक, देन फिर उसको हर 15 डेज में रिवाइज करना है। फिर तो साइकिल्स होती है रिवीजन, 5-6 साइकिल की रिवीजन होगी, तब आपको वहां पे एग्जाम में याद आएगा, अच्छा ठीक है आर्टिकल 324 ये बोलता है। ये नंबर्स कहां से याद होंगे, मुझे भी याद ऐसे नहीं है, राइट। इफ आई डोंट रिवाइज मुझे याद नहीं होंगे, राइट। दिस इज सिंपल थिंग कि आपको रिवीजन करनी, दिस इज द थर्ड थिंग, राइट। थॉरो रिवीजन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक। देखो यह का टेक्निक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एलिमिनेशन अगर नहीं करोगे आप डायरेक्टली कभी भी आंसर के ऊपर नहीं पहुंचोगे, राइट। बिकॉज आपको 4 ऑप्शन है, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको पता हो कि ये ऑप्शन सी है। जैसे इस क्वेश्चन में, so this is a question related to electoral bond scheme. Which of the following is not a concern related to the electoral bond scheme in India? So you have 4 options. First option, possibility of extortion by the government. B, favoritism towards rich corporates. C, increased transparency in political funding. D, potential for crony capitalism. देखो ये 4 ऑप्शंस हैं। Now I can't, मतलब ऐसे मैं घर से पढ़ के नहीं आई ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत नया है। अगर मुझे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, ये बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। सो अगर आपको ये सवाल आता है देन यू शुड थिंक देयर एंड देयर आपको आंसर करना है। तो ए ऑप्शन जो है, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटॉर्शन बाय द गवर्नमेंट। देखो मैंने अभी बात की ना, जब आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होता है, अगर जो बेसिकली जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, अगर उनको पता चल, मतलब अगर गवर्नमेंट को पता चल जाए इनके पास बहुत पैसे हैं, देन व्हाट दे कैन डू इज दे कैन सो बेसिकली गवर्नमेंट आपको बोलेगी, मतलब आप एज मतलब कॉर्पोरेट हो तो गवर्नमेंट आपको बोलेगी चलो आपके पैसे प्लीज मुझे दे दो, एंड ताकि आपको आगे जाके फेवरेट कर सकें, आपके लिए फेवर में लॉज ला सकें, राइट। दिस कुड बी देयर। सो दिस इज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्लियर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटॉर्शन। आपको ये नॉर्मल लॉजिक से सोचना है, कॉमन सेंस से, ठीक है। इसमें कोई और बाहर का नॉलेज नहीं है, ठीक है। सेकेंड इज फेवरेटिज्म, इसी से रिलेटेड है, कॉज एंड इफेक्ट है, ये कॉज है, ये आपका इफेक्ट है, ठीक है। दोनों है, बोथ है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। थर्ड, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। देखो शब्दों से खेलते हैं ये, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। यहां बस एक शब्द है जिससे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। रीजन क्यों? देखो हमने पिछले साइड में बात की कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अगर आपको बेसिक चीजें पता होती हैं कि उसमें आइडेंटिटी ऑफ द फंडर इज एनोनिमस, अगर वो आपको पता है तो आप समझो ना ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी। जनता को नहीं पता है ना कि इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, मतलब अगर जनता को नहीं पता है कि आप किसको वोट दे रहे हो तो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी किस तरह से हुई। ट्रांसपेरेंसी मतलब ये हो कि जनता को सब कुछ पता हो कि आप क्या कर रहे हो, आपको कौन आपको पैसे दे रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है, इट इज रादर डिक्रीज ट्रांसपेरेंसी, राइट। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ये ऑप्शन मैंने हाँ नहीं बोला है, देखो 1 2 3, 1 2 ये पॉसिबली करेक्ट हो सकता है, तो मुझे ढूंढना है कि इनकरेक्ट कौन सा, राइट। डी बोलता है तो ये मेरा पॉसिबली आंसर है, बट स्टिल आई लुक एट डी। इट सेज पोटेंशियल फॉर क्रोनी कैपिटलिज्म। सो कैपिटलिज्म आपको पता भी ना हो, बट इतना आपको पता होगा कि ये प्रॉफिट मेकिंग काम करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, ये खुद का फायदा देखते हैं, ठीक है। कैपिटलिज्म सोशलिज्म आपको पता होगा, तो सोशलिज्म बेसिकली समाज के हित के बारे में सोचते हैं, एंड यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग, सिर्फ मेरा फायदा कहाँ होगा वो मैं सोचता हूँ। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म कहीं सेंस में थोड़ा सा ये देखो कि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा फेवर में जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन दैट इज सी, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, विच शुड नॉट बी अ कंसर्न विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, क्योंकि ये रादर so it is not a concern। तो आपको ये आपका सवाल है, राइट। तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज हाउ यू यूज द टेक्निक ऑफ द एलिमिनेशन, ठीक है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्विंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। देखो ये कोई महान सा व्यक्ति है, आप सभी जानते होंगे, MS धोनी, राइट। सो ही इज माई आइडल, ठीक है, मैं इसे फॉलो बहुत करता हूँ इन्हें, राइट। सो ये एंड ऑब्वियसली अदर क्रिकेटर्स दे डू नेट प्रैक्टिस। क्यों करते हैं? देखो आप जब छक्के मारते हो ना, आप देखते हो हेलीकॉप्टर शॉट मार देते हैं, ये विराट कोहली का कवर शॉट, देन रोहित शर्मा का पुल शॉट, देन यू हैव सो मेनी शॉट्स। तो आपको क्या लगता है वो डायरेक्टली जाके वर्ल्ड कप फाइनल में या तो शॉट मार देते हैं जाके? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। यू
प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ टाइम्स। आप उसको नेट प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो कि मैच के दिन आपको वो बस मतलब बस आप समझ लो कि एक केक वॉक होता है, ज़्यादा इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो नेट प्रैक्टिस क्यों करते हो? अगर आप सिंपल सा देखो कि आप जब किसी तलवार को धार लगाते हो ना, दैट इज प्रैक्टिस। आपको एक पेड़ काटना है, तब एक तलवार को अगर धार लगा रहे हो, दैट इज प्रैक्टिस। तो मेन डे पे ताकि वो काम आ जाए, ठीक है। तो इट्स बेसिकली शार्पनिंग योर वेपन्स। सो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉक्स हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शनल क्वेश्चंस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सेक्शनल क्वेश्चन, क्योंकि जीके की क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक एनी कोई भी बुक ले लो, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन। सब मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। इफ़ यू वांट टू, आई क्वांटा की एक ग्रुप है जहाँ पे हम लोग डेली फ्री क्वेश्चंस डालते रहते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वो अगर आपको देखना है तो वो भी आप ले सकते हो। बट प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस डेली के, लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मंथली आप समझ लो 300, 400, 500 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, देन इट विल बी रियली हेल्पफुल, राइट। सो या दिस इज इट। सो दिस वाज 5 स्टेप्स टुवर्ड्स योर इंक्रीजिंग ऑफ अटेम्प्ट्स। सो अगर आप इसको फॉलो करोगे, देखो कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं होता, बट दीज आर द 5 स्टेप विच आई थिंक इज रियली प्रोबेबल इनफ दैट विल help you increase your attempts. So thank you so much, and this is it from my side. This is Anmol Sai signing off. Jai Hind, Jai Bharat.